बिग बैंग, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स सब पता है हमको। लेकिन 500 साल पहले जब इंसान पहली बार ऊपर देखता था तो उसे कुछ बिल्कुल अलग दिखता था। कोई बिग बैंग नहीं, कोई एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं। पहले एक्यूरेट कैलेंडर्स बनाए, लेकिन इनके दिमाग में एक बात पक्की थी, धरती क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एंडलेस साइकिल से गुजरता है। यहाँ पे जो है हम जो है मैथोलॉजी से हार्ड मैथ की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी है हमारे आर्यभट्ट, उस समय के सबसे फेमस पर्सनैलिटी, जिनका टाइम पीरियड था लगभग 5th सेंचुरी के पास आसपास। चांद जो है वह सन की रोशनी से रिफ्लेक्ट करता है। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वह जो है सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं और खुद ग्लो करती हुई दिखती हैं। इक्लिप्स यानी कि ग्रहण सिर्फ एक परछाई, शैडो नहीं था। यह जो है एक राजा के लिए, एक एम्परर के लिए ओमेन था, अपशगुन था। पौधे का इमेजिन करिए, कैसे फील हुई वो पेड़ या पौधा, क्या हमने बनाया क्या? हमने उसे बोला कि तो बन गया क्या? हमने उसे आर्किटेक्ट किया क्या? नहीं ना। वो पौधा कैसे बना? वो अपने आप ही उगता है, बीज से अंकुरित होता है और धीरे धीरे पानी को जमीन से सूखता है, अपने रूट को फैलाता है, तब जाके वो बड़ा होता है अपने आप। हमारी कोई सहायता नहीं। एंट्री होती है एरिस्टोटल की अपनी फेमस बुक ऑन द हेवेंस, डी कैलियो। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने वेस्टर्न साइंस को अगले 2000 सालों तक डिफाइन किया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप रात को घर से बाहर निकलते हैं, आसमान में देखते हैं हजारों तारे चमक रहे हैं और आपको लगता है हमारा यूनिवर्स में समझ आ गया। लगता तो है बिग बैंग, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, पर हजारों साल पहले क्या लोगों को यही लगता था? सब पता है हमको। लेकिन 500 साल पहले जब इंसान पहली बार ऊपर देखता था तो उसे कुछ बिल्कुल अलग दिखता था। कोई बिग बैंग नहीं, कोई एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं, बल्कि हम खुद को ब्रह्मांड का राजा समझते थे। हमारा घर धरती हर चीज के बीचों बीच, और सारे तारे, सूरज, चांद हमारे लिए ही घूमते थे। आज की इस कहानी में हम टाइम मशीन में बैठकर 500 साल पीछे जा रहे हैं। बेबीलोन से इंडिया, इंडिया से चाइना और चाइना से चलेंगे ग्रीस, और वहां पर हम देखेंगे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ। आप तैयार हैं? और देखेंगे इंसान ने तारों में अपनी जगह कैसे ढूंढी और कैसे 2000 साल तक वही गलती दोहराती रही। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध दीजिए और टाइम को हम लोग रिवाइंड करते हैं। लेट्स रिवाइंड। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वहां जहां सभ्यता की पहली चिंगारी जली, मेसोपोटामिया और इजिप्ट से। ये लोग रात में सोते नहीं थे, ये तारों को घूरते थे। ये मास्टर ऑब्जर्वर्स थे। इन्होंने दुनिया के पहले स्टार चार्ट्स बनाए, डिटेल चार्ट्स, पहले एक्यूरेट कैलेंडर्स बनाए। लेकिन इनके दिमाग में एक बात पक्की थी, धरती ब्रह्मांड के बीचों बीच में है और ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है, डोम है। जैसे कोई विशाल कटोरा उल्टा रख के तारे उस गुंबद पर चिपके हुए हैं। यानी हम स्पेशल थे, हम सेंटर थे और बाकी सब हमारे चारों तरफ घूम रहा था। ये तो कहानी इजिप्ट की है। अब थोड़ा हम ईस्ट की ओर चलते हैं, उस थोड़ा सा समय में आगे और थोड़ा सा पूर्व की ओर, ईस्ट में, इंडिया में। अब हम चलते हैं। वापस हम लोग आ चुके हैं। चलिए हम लोग अब आ चुके हैं इंडिया में। इंडिया में प्रवेश हो चुका है हमारा, वैसे में इंडिया ही का है, लेकिन इस कहानी में अब हम इंडिया में आ चुके हैं। अब हम एशिया की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, इंडियन कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे। चलिए
देखते हैं इंडियन कॉस्मोलॉजी का पास। एशियन इंडिया में कॉस्मोलॉजी सिर्फ साइंस नहीं था बल्कि फिलॉसफी था। जहां वेस्ट में लोग सोचते थे कि टाइम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्टार्ट टू फिनिश, वहीं इंडियन कॉस्मोलॉजी में, जो कि बुद्धिस्ट, हिंदू और जैनिज्म, इनके फिलॉसफी पे बेस्ड था, उनका मानना था कि टाइम जो है वो सर्कुलर है, सर्कल में है, मतलब कि चक्र में है, चक्र में चलता है, जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है, जैसे कि किसी का बर्थ होता है फिर डेथ होता है, फिर बर्थ होता है फिर डेथ होता है। उस तरह से वो टाइम को भी साइक्लिक देखते थे कि टाइम जो है साइक्लिक होता है, सृष्टि बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है, बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्स जो है वह उसका निर्माण होता है, फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो यूनिवर्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एंडलेस साइकिल से गुजरता है, जिन्हें हम युग या फिर कल्प कहते हैं, ठीक है। तो यही था इंडियन कॉस्मोलॉजी। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू एराज। अब हम इसको जो है एराज में बांट देते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें चीजों को। सबसे पहला जो है हमारा वैदिक एरा है, जो कि 1500 BC में था। इन्होंने नक्षत्र सिस्टम को डेवलप किया था, जैसे कि चांद को ट्रैक करने के लिए 27 या 28 लूनर मेंशंस। यह एस्ट्रोनॉमी और रिलीजियस रिचुअल्स का परफेक्ट मिक्सचर। सेकंड इज द सिद्धांतिक एरा। सिद्धांत मीन्स होता है कि आपको पता ही होगा, सिद्धांत किसी ने कुछ रिटन फॉर्म में अपना कॉन्सेप्ट दिया, सिद्धांत दिया, तो उसे सिद्धांत कहते हैं। तो अब जो है ना, अब हम हार्ड मैथ्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एरा में हम जो है थोड़ा मैथ्स की ओर शिफ्ट करते हैं। ये एरा था 5th से 12th सेंचुरी के बीच में। यहाँ जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन एज था। ये पीरियड जो था ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन एज माना जाता है। यहाँ पे जो है हम जो है मैथोलॉजी से हार्ड मैथ्स की ओर शिफ्ट कर रहे थे। तो ये जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडियन कॉस्मोलॉजी का, ठीक है। तो इसमें बहुत मेजर डेवलपमेंट्स में अब बहुत मेजर से पर्सनैलिटी निकले, बहुत से मेजर पर्सनैलिटी निकले जिनको आप जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा और काम भी सुना होगा जरूर। एक इंडियन तो जरूर जानता होगा कि कौन है ये और इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी है हमारे आर्यभट्ट, उस समय के सबसे फेमस पर्सनैलिटी, जिनका टाइम पीरियड था लगभग 5th सेंचुरी के पास आसपास, ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड था। इन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टया में सबसे पहले जो है बताया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। इन्होंने उस समय के आसपास, इसलिए जब आज से कितने सालों पहले उन्होंने बता दिया कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि चांद जो है वह सन की रोशनी से रिफ्लेक्ट करता है। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वह जो है सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं और खुद ग्लो करती हुई दिखती हैं। तो ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया। उन्होंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, बहुत इम्पोर्टेंट बात। उन्होंने उस समय अर्थ का लगभग बहुत एक्यूरेसी से अर्थ का सर्कमफेरेंस जो है कैलकुलेट करना उस समय, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज। ऐसे उन्होंने और कई बातें बोली हैं। मैं तो यहीं पे रुक जाता हूँ क्योंकि फिर मैं बताने चल दूँ बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, पर मैं यहीं पे रुकता हूँ। लेकिन इनकी बातें बहुत हैं, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से इनके बारे में। फिलहाल के लिए हम आगे दूसरे पर्सनालिटी, इसी टाइम के दूसरे पर्सनालिटी हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्ता जो है वो लगभग 7th सेंचुरी के आसपास थे। इन्होंने अपनी बुक जो लिखी, वह बुक लिखी थी ब्रह्मगुप्त सिद्धांता, ऐसा करके उन्होंने अपनी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हमें जीरो दिया और यह भी क्लियर शब्दों में कहा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। हम जब वेस्ट में जाएंगे, अभी तो इंडिया में है, लेकिन जब ग्रीस में जाएंगे तो चाइना में जाएंगे, फिर हम ग्रीस में जाएंगे तो देखेंगे कि चाइना में लोग जो है
लैंड को फ्लैट मानते थे, मतलब अर्थ को फ्लैट मानते थे। ग्रीस में भी कुछ लोग मानते थे। तो ऐसे बहुत लोग मानते थे बहुत लंबे समय तक। पर सोचिए 7th सेंचुरी में ही इन्होंने, ब्रह्मगुप्ता ने बता दिया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और हमें जीरो एक अनमोल चीज तो दिया ही दिया, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है, हर फील्ड में उपयोग है। मैथ्स में तो है ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह इसने तो लाइफ बदल दी। अंतिम जो पर्सनैलिटी है वो भास्करा टू है। भास्करा टू भी लगभग 11th सेंचुरी के आसपास के ही हैं। इन्होंने जो है दिया सिद्धांत शिरोमणि नामक एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, इन्होंने लिखा। उसमें इन्होंने वेलोसिटी और ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट पे बात की। सोच लीजिए, सबसे पहले उन्होंने वेलोसिटी, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेलोसिटी और ग्रेविटी की बात की। सोच लीजिए, न्यूटन से भी कितने साल पहले उन्होंने बात कर ली इन सब विषयों पे। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। तो ये जो पीरियड रहा सिद्धांतिक के रहा, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहा इंडियन कॉस्मोलॉजी के लिए। यहाँ पे इंडियन कॉस्मोलॉजी को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। अब हम जो है थोड़ा चलते हैं चाइना की ओर। चाइना अपना पड़ोसी है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चलते हैं चाइना की ओर, उसकी भी जरा कॉस्मोलॉजिकल हिस्ट्री देख ही लेते हैं क्या है। चलिए। वेलकम टू चाइना। अब हम चाइना में आ चुके हैं। चलिए अब चाइना की कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। चाइनीज कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स भी देखते हैं कि एशियन चाइनीज लोगों ने कैसे कैसे मॉडल सोचे, किस तरीके से उन्होंने यूनिवर्स को सोचा होगा कि हमारा यूनिवर्स हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं, हम उनसे आज मुलाकात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में कॉस्मोलॉजी एक सीरियस बिजनेस था, एस्ट्रोनॉमी एक सीरियस बिजनेस था। यहाँ पर जो है लिटरली यह लाइफ और डेथ की बात थी। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, राजनीति से जुड़ा हुआ था। इक्लिप्स यानी कि ग्रहण सिर्फ एक परछाई, शैडो नहीं था। यह जो है एक राजा के लिए, एक एम्परर के लिए ओमेन था, अपशगुन था। समझ सकते हैं आप, इतना सीरियस केस रहता था। बात करें अगर चाइनीज कॉस्मोलॉजी की, वो बेसिकली जो बेस्ड है वो ऑर्गेनिज्मिक और डायनेमिक यूनिवर्स से, और बात करें तो साइक्लिक और कोरिलेटिव यूनिवर्स से बेस्ड है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो ये जो चाइनीज कॉस्मोलॉजी है वो मेनली फोकस करता है ची पे। ची यानी कि एनर्जी। अब इस एनर्जी को जो है ट्वाइस प्रिंसिपल दो पार्ट में बांट देता है। इन यानी कि डार्क और पैसिव, और यांग यानी कि ब्राइट और एक्टिव। दो हिस्सों में बांटता है ट्वाइस प्रिंसिपल एनर्जी को। यूनिवर्स को एक ऑर्गेनिज्म माना जाता था जो कि जिंदा और डायनेमिक है चाइनीज मॉडल के हिसाब से। एक इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम इमेजिनेशन का यूज करते हैं। थोड़ा सोचते हैं, इमेजिन कीजिए एक पौधे का इमेजिन कीजिए, या फिर वो पेड़ या पौधा क्या हमने बनाया, क्या हमने उसे बोला कि बन गया, क्या हमने उसे आर्किटेक्ट किया, क्या नहीं ना। वो पौधा कैसे बना, वो अपने आप ही उगता है, बीज से अंकुरित होता है और धीरे धीरे पानी को जमीन से सूखता है, अपने रूट को फैलाता है, तब जाके वो बड़ा होता है अपने आप। हमारी कोई सहायता नहीं। हम बात करें तो जो पौधा है वो एक छोटे से बीज से निकलकर एक जटिल और जीवंत रूप ले लेता है। ऐसा ही कुछ व्यू था एशियन चाइनीज का हमारे यूनिवर्स को लेकर। वो भी ऐसा ही मानते थे, यूनिवर्स भी ऐसा ही है, एक ऑर्गेनिज्मिक यूनिवर्स जो कि खुद पे खुद बनता है, फैलता है और बदलता है। ऐसा ही व्यू था उस समय चाइनीज कॉस्मोलॉजिस्ट। इसका कोई डाइविंग आर्किटेक्ट नहीं, यह एक ऑर्गेनिज्मिक यूनिवर्स है, एक ऐसी सत्ता जो लगातार विकास कर रही है और ऊर्जा से भरी है। बेसिकली अगर बात करें तो चाइनीज जो लोग चाइनीज कॉस्मोलॉजी उसको बेसिकली तीन तरीके के मॉडल देख सकते हैं। तीन मॉडल बेसिकली। पहला मॉडल जो है वह है हमारा गाइटियान द कैनोपी। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए एक स्क्वायर अर्थ जो पानी से घिरी है और उसके ऊपर एक गोल आसमान है जो कि ढक्कन की तरह है, ढक्कन लीफ या फिर कैनोपी की तरह है, ठीक है। वह मानते थे कि हेवेंस जो है एक सेंट्रल नॉर्थ पोल के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा छाता घूम रहा है, इस प्रकार से हेवेंस घूमते हैं। ठीक है, अच्छा मॉडल है, उस समय के हिसाब से अच्छा मॉडल कह सकते हैं। अगला मॉडल है हुनपियान द कॉस्मिक एक। कॉस्मिक एक ये कैसा है मैं बता देता हूँ। देखिए बेसिकली पहले के लोग मानते थे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक की तरह है, ठीक है। यह सबसे ज्यादा माना जाने वाला मॉडल था, ठीक है। यूनिवर्स एक अंडे जैसा है, अर्थ बीच में योग की तरह लटकी है
और आसमान उसका सेल है। ये कुछ थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग एक मॉडल है, वो उसकी बात करते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है। चलिए, ये तो सबसे फेमस मॉडल था। अब हम अगले मॉडल पे चलते हैं। अगला जो मॉडल है वो यूंग ये इन्फिनाइट एम्प्टी स्पेस। यह माइंड ब्लोइंग है। उन्होंने कहा कि हेवेंस इन्फिनाइट और खाली है और स्टार्स उसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, कोई सेल नहीं, कोई डोम नहीं, बस एक वॉइड। यह काफी हद तक आज के मॉडर्न स्पेस जैसा साउंड करता है ना कि ना? बोलिए, आप ही बताइए, हाँ कि ना? तो चलिए अब चलते हैं ग्रीस। अब यहाँ से एक लंबी कहानी शुरू होने वाली है और यहाँ से हम बिग बैंग थ्योरी तक जाएंगे कि कैसे वो थ्योरी प्रपोज हुई। अब हम चलते हैं ग्रीस, और ग्रीस में कैसे लोगों ने कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स डेवलप किए उस पे देखते हैं। वहां पे कैसे एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, कॉस्मोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और साइंस का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो अब हम देखेंगे। यहाँ एंट्री होती है एरिस्टोटल की। अपनी फेमस बुक ऑन द हेवेंस डी कैलियो उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने वेस्टर्न साइंस को अगले 2000 सालों तक डिफाइन किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में एक स्टेशनरी स्फीयर है। उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ स्फीयर गोल है। इसके लिए उन्होंने 3 आर्गुमेंट्स भी दिए। वह 3 आर्गुमेंट इसके प्रूफ्स थे कि अर्थ जो है वह स्फीयर है। पहला आर्गुमेंट जो था वो था द इक्लिप्स आर्गुमेंट। लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पर अर्थ की शैडो हमेशा कर्व्ड होती है। सिर्फ एक स्फीयर ही हर बार परफेक्ट गोल परछाई डाल सकता है। दूसरा जो आर्गुमेंट था वो था द पोल स्टार आर्गुमेंट। जैसे जैसे ट्रैवलर्स साउथ की तरफ जाते थे, जैसे मान लीजिए ग्रीस से इजिप्ट गए, तो नॉर्थ स्टार जो है वो आसमान में नीचे दिखाई देता था। अगर अर्थ फ्लैट होती तो तारा हर जगह सेम हाइट पर दिखता। ऐसा क्यों होता? इस सवाल जो था वो भी दूसरा आर्गुमेंट। तीसरा जो आर्गुमेंट था वो था द शिप आर्गुमेंट। जब कोई शिप दूर जाती है तो पहले उसका हल निचला हिस्सा गायब होता है और सेल्स के पर्दे सबसे लास्ट में गायब होते हैं। यह प्रूव करता है कि जो अर्थ है वह कर्व है, वह स्फीयर है। प्रूव करता है कि समंदर का पानी कर्व है, यानी कि अर्थ भी कर्व है। इन 3 प्रूफ से एरिस्टोटल ने ये डिफाइन किया कि अर्थ जो है वह स्फेरिकल है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, प्लैनेट्स कभी-कभी आसमान में उल्टा चलते हुए दिखते थे। इसे रिट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। एरिस्टोटल के परफेक्ट सर्कल्स इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर आए क्लैडियस पैटोलोमी। इन्होंने मैथ को फिक्स करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स यूज की जिसे एपिसाइकल्स कहते हैं। उन्होंने कहा प्लैनेट्स छोटे सर्कल्स में घूमते हैं जो खुद बड़े सर्कल्स पर घूम रहे हैं। यह एक फेरिस व्हील के ऊपर लगे दूसरे फेरिस व्हील जैसा था। यह कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन प्रेडिक्शन के लिए काम करता था। इसीलिए इंसानियत ने इस जियोसेंट्रिक मॉडल को हजारों सालों तक फॉलो किया। तो हजारों सालों तक हम यूनिवर्स के सेंटर बने रहे। हमें स्पेशल फील हुआ, हमें लगा हम स्टेशनरी हैं, लेकिन हम गलत थे। जाने से पहले मेरा एक सवाल है आपके लिए। आपको कौन सा एशियन मॉडल सबसे इंटरेस्टिंग लगा? चाइना का इन्फिनाइट वॉइड या इंडिया का साइक्लिक टाइम? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट टाइम हम इन कांच के स्फीयर्स को तोड़ेंगे और हम उन रिबल्स की बात करेंगे जिन्होंने कहने की हिम्मत की कि अर्थ घूमती है। तैयार हो जाइए निकोलस कोपरनिकस, टाइको ब्राही, जोहानेस केपलर और गैलीलियो गैलीली की कहानी के लिए। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।